नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी से मिले हैं वायुसेना चीफ। पीएम मोदी ने की है कोरोना ऑपरेशन की समीक्षा। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने राहत बचाव कार्य की जानकारी दी है। ऑक्सीजन टैंकर्स को देश विदेश से गंतव्य तक पहुंचा रहा है। वायुसेना ने मदद के लिए समर्पित कोविड-19 सेल का गठन किया है। इस मुलाकात में वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को देश भर में वायुसेना द्वारा कोरोना काल में की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी है। तो अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई और मुलाकात में ये बातें कही गई। वायुसेना प्रमुख से हुई इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर और आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित तरीके से और तेज आवाजाही पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से जुड़े इन ऑपरेशन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वायुसेना कर्मी सुरक्षित रहें। आरकेएस भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वायुसेना के तहत आने वाले अस्पतालों में कोविड-19 संबंधी सुविधाएं बढ़ाई जाए। जहां संभव है वहां असैन्य नागरिकों को भर्ती किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बताया कि वायुसेना सभी इलाकों को कवर करने के लिए बड़े और मध्यम आकार के हवाई जहाजों को तैनात कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को वायुसेना द्वारा एक समर्पित कोरोना एयर सपोर्ट सेल के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें कोविड से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ तेजी से समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का निधन हो गया है। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। 11 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे केसर सिंह। बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक थे केसर सिंह। आपको बता दें कि नोएडा के यथार्थ अस्पताल में इलाज के दौरान केसर सिंह का निधन हो गया है। 11 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे विधायक केसर सिंह भदौरिया गंगवार, माफ करिएगा, केसर सिंह गंगवार। बरेली के नवाबगंज यानी बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का निधन हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर और दुखद खबर है। नोएडा के यथार्थ अस्पताल में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। 11 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे केसर सिंह। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित से जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव पीजीआई में इलाज के दौरान जस्टिस वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया है। तो कोरोना संक्रमण के चलते जस्टिस वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। पीजीआई में इलाज के दौरान जस्टिस वीरेंद्र ने दम तोड़ा है। तो बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है कोरोना के चलते। पीजीआई में इलाज करा रहे थे जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव, लेकिन फिलहाल उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो यूपी में कम हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 29,824 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 3,759 केस लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। यूपी में अब 30,000 के पार एक्टिव केस हुए हैं। यूपी में कोरोना से कुल 11,943 की मौत हो गई है। नोएडा और गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर योगी सरकार जुटी हुई है। सीएम ऑफिस में रातों रात ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं एसीएस अवनीश अवस्थी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सीएम ऑफिस में रातों रात ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो और इसलिए यह बनाया गया है। एसीएस अवनीश अवस्थी 24 घंटे तक मॉनिटरिंग करेंगे। यूपी में कोरोना की रफ्तार आज थोड़ी सी कम दिखी और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये रफ्तार कम होते जाए। 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। और हम बारी बारी से खबरों पर हम विश्लेषण करेंगे। नीलेश चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, गुलशन सैफी दिल्ली से
आनंद गायकवाड़ मुंबई से और सतीश बौद्ध रायपुर से जुड़ गए हैं। आप सभी जो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं उन शहरों के हालात के बारे में हम जानेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली गुलशन सैफी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, दिल्ली की जहां तक बात कर ली जाए, लगातार यहां पर कोशिशें हो रही है। प्रधानमंत्री 1 घंटा पहले मुलाकात की हैं वायुसेना के प्रमुख से और सब हालात के बारे में जानकारी दी गई है कि ऑक्सीजन को लेकर क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। दिल्ली की ओवरऑल आप जानकारी बताएं, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल। दिल्ली में बीते अगर हम 5 दिनों से बात करें तो हालात लगभग उसी तरह से हैं जैसे आज से 5 या 7 दिन पहले थे। कोई बनिस्बत बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में नहीं देखने को मिलता है। अभी प्रधानमंत्री और वायुसेना प्रमुख की जो मुलाकात हुई, इसके बाद जरूर सकारात्मक संकेत आए हैं कि दोनों ओर से परस्पर सहयोग देते हुए अब जो जरूरत की चीजें हैं, कोरोना से इलाज से संबंधित चीजें, उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और पहुंचाने में तेजी लाई जाएगी। जी जी कोरोना से संबंधित मेडिकल सुविधाएं या ऑक्सीजन है या किसी का प्लांट है, उनको जल्दी पहुंचाने के लिए का विलंब न किया जाए। चलिए, गुलशन की आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चलते हैं लखनऊ, नीलेश चौहान के पास। नीलेश, जहां तक लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ के लिए जो अभी अभी खबर आ रही है, पीजीआई में अस्पताल में इलाज करा रहे थे जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक विधायक यानी बरेली से नवाबगंज से विधायक थे, उनका भी निधन हो गया है। दुखद खबर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर यह है कि आज उत्तर प्रदेश में ओवरऑल संख्या की अगर बात कर ली जाए कोरोना की रफ्तार की, तो थोड़ी सी कम दिख रही है। देखिए विद्यासागर, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पिछले 24 घंटे में जरूर थमी है, लेकिन इन 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इस 24 घंटे में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे रहे लोगों ने भी अंतिम सांस ली है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हों या फिर बरेली से विधायक हों। उसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी में जरूर राहत मिली है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो 3700 से ऊपर हैं। जो कहीं ना कहीं अभी भी ये बयां कर रहे हैं कि राजधानी में लगातार कोरोना तांडव मचाए हुए है। अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 266 लोगों ने आज जान गंवाई है। वहीं लखनऊ की बात करें तो 13 लोगों का आंकड़ा सरकार की तरफ से जारी किया गया कि राजधानी में 13 लोगों ने कोरोना की वजह से जान दी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इस बीच राजधानी समेत पूरे प्रदेश की तमाम जगहों से तस्वीरें जो सामने आई हैं वो काफी भयावह हैं। कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं पर बेड नहीं है, तो कहीं पर एम्बुलेंस की व्यवस्था समय पर नहीं मिल पा रही है। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है। सरकार की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ तमाम प्रयास कर रहे हैं। वो तमाम प्रयास इसलिए विफल होते हैं क्योंकि अधिकारी उन जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। अगर अधिकारी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा ले तो कहीं ना कहीं राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना से कई हद तक निजात मिल सकती है। वहीं डीआरडीओ की तरफ से जो राजधानी में अस्पताल बनाया जा रहा है उसमें भी वेंटिलेटर के बेडों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आने वाले 24 से 36 घंटे में उस अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक राजधानी वासियों को सहूलियत मिलेगी। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तबके के लिए काम कर रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जिसके ओर किसी की भी नजर नहीं जा रही, वो है मीडिया कर्मियों का तबका। मीडिया कर्मी लगातार अपने जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग इस वजह से संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि एक मीडिया कर्मी जब किसी अस्पताल में कोविड वार्ड से रिपोर्ट दिखाता है तो वो जब अपने घर जाता है संक्रमित होता है, तो ऐसे में उनके घर वालों को खतरा बढ़ जाता है। ऐसे अगर हम घटनाओं की बात करें तो राजधानी में आधा दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों ने जान गंवा दी, पत्रकार के परिवार के लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन उनकी तरफ जिला प्रशासन की ओर से ना कोई ध्यान दिया गया, ना सरकार की तरफ से। जरूरत है इस समय मीडिया कर्मियों के भी सहयोग की। अगर वो सहयोग अधिकारियों से मांग रहे हैं, अपने घर वालों के लिए बेड की व्यवस्था मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मीडिया कर्मी भी अब राजधानी के डरे हुए हैं कि वो कैसे अस्पतालों में जाकर, कैसे शमशान घाटों में जाकर सरकार की जो योजनाएं लागू कराई जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या शमशान घाटों में लकड़ी की व्यवस्था कराई गई हो, वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन इन पत्रकारों का दर्द देखने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ नीलेश। निश्चित तौर पर जो पत्रकार हैं, जिस तरीके से हेल्थ कर्मी वर्क कर रहे हैं, पुलिस कर्मी काम कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, पूरे तंत्र। लेकिन मीडिया कर्मी की जहां तक बात कर ली जाए तो वो चाहे किसी गांव की जिम्मेदारी हो या शहर की या हॉस्पिटल की, उन सब जगह मौजूद हैं और इसलिए सरकार को बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि मीडिया कर्मी का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। चलिए हैं मुंबई की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बताइए मुंबई का हाल।
कि मुंबई में तो अभी पिछले 4-5 दिनों में मुंबई कंट्रोल में है, जो आंकड़े 10-12 हजार में जा रहे हैं, तो अभी 3-4 हजार में जा रहे हैं। लेकिन मुंबई के लिए चिंता की बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज कैबिनेट में फैसला किया है कि टीकाकरण जो है 18 से 44 साल के बीच में के लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार का कहना ऐसा है कि हम 1 तारीख से उसको दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टीके की उतनी वैक्सीन बची नहीं है। तो वही नगर निगम जो है, मुंबई महापालिका जो है, वो कह रही है कि 1 तारीख से ले सकते हैं लोग, लेकिन वो निजी अस्पतालों में, निजी कोविड सेंटर में जाके ले सकते हैं। सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि मुफ्त में वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन मुंबई में तो फिलहाल कुछ उसके इंतजाम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुल मिला के मुंबई की हालत जैसे से वैसे ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता दिखाई दे रहा। जी सतीश, जहां तक रायपुर की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार पिछले माह से अप्रैल से जो लॉकडाउन लगा था, उससे जो जहां पर जैसा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले देखने को आए थे। लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं वो तो उनकी रफ्तार कम हो गई और जो संक्रमण का जो चैन था वो धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहा है। अब हम बात करें दुर्ग जिले की, अब हॉस्पिटलों में बेड की कमी लोगों को महसूस नहीं हो रही है, पर्याप्त बेड अभी उपलब्ध है। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें, रायपुर में अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है, लगातार संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन अन्य जिलों की स्थिति जो देखने की बात करें, देखा जाए तो अन्य जिलों में स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। आपको बात कर लेते जिस प्रकार 1 तारीख से जो नहीं, आप लोगों से जी सतीश, हम चूंकि चारों रिपोर्टर जो हमारे इस वक्त जुड़े हैं 4 स्टेट से हैं और चारों स्टेट में डिफरेंट सरकार है, अलग अलग सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे देश भर में जो बदहाली की स्थिति है, क्या सब स्टेट में वैसा ही है? कोई भी सरकार मजबूती से काम कर रही है? उत्तर प्रदेश से हैं नीलेश चौहान, जो कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली से गुलशन है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आनंद गायकवाड़, जहाँ महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। ये 4 जगह है। मैं नीलेश आपके पास आना चाहूँगा कि मैं अब इस पर व्याख्या करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि क्या जो स्थिति पूरे देश भर में जो बनी हुई है इस वक्त कोरोना को लेकर, अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? क्या सब ठीक हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, मेहनत कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रयासरत है। वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में लगातार वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम संख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों को अगर हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो काफी डिफरेंट नजर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में अगर 35,000 40,000 केस आ रहे हैं तो वो आना लाजमी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से काफी कम है, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हर दिन टूटता है। सरकार की बात करें तो सरकार संक्षेप में गुलशन आप बताइए, बहुत कम समय में दिल्ली इस वक्त ठीक ठाक चल रहा है? यहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा है ठीक से? जी, दिल्ली के हालात जो है अगर हम देखें, आज 13वां दिन है, तो कर्फ्यू और लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो मिला जुला करके आज 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में लगातार कल बीते 24 घंटे में भी 24,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 381 लोगों की मौत हुई है। आज भी कई हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की कमी के अल्टीमेटम आए हैं। ये तस्वीरें पहले दिन से हैं और आज इसी तरह बरकरार है। पहले दिन से जो है वो भी अभी भी बरकरार है। जी आनंद बताइए महाराष्ट्र का हाल। कि महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना के नेतृत्व में कांग्रेस है, एनसीपी है और कोई छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां है जो साथ में जुड़ी है। इनमें मत भिन्नता है कई विषयों को लेकर, जैसे कि लॉकडाउन लगाने को लेकर कई मंत्रीगण जो सीनियर मंत्री है अलग अलग पार्टी को कह रहे थे कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या किया कि ब्रेक द चेन के तहत कठोर निर्बंध लगाए, जिसके कारण आंकड़ा बढ़ रहा है। इसको लेकर किसी ने मतलब जी सतीश जी, लगातार भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस कोरोना संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, क्योंकि 1 माह से लॉकडाउन लगा है बहुत सारे जिलों में, जिसको देखते हुए जो संक्रमण की चैन है वो धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रही है। अब अस्पतालों में
जो बेड की किल्लत थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यानी वहां पर स्थितियां ठीक हो रही है छत्तीसगढ़ में, आप ये कह रहे हैं सतीश? छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी ठीक है, और चूंकि अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चलिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना संक्रमण के लिए जो दवाइयों की किट है जी वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी प्रयास हर स्टेट में अपनी सरकार जो है वो बहुत ही शिद्दत के साथ कर रही है, और हम कोशिश करते हैं कि सरकार के साथ साथ आप सब भी उनके साथ चलें, यानी कि जो कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ को सैनिटाइज करें, और समय पर इंजेक्शन जरूर लगवा लें। निश्चित तौर पर कोरोना को हम लोग हराएंगे सब मिलकर। चलिए, नोएडा से खबर है जहां पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही ने एक कोरोना मरीज की जान ले ली है। समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई है। कल मरीज की मां ने सीएमओ के पांव छूकर गुहार लगाई थी, लेकिन असंवेदनशील महकमे पर आंसुओं का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रोते गिड़गिड़ाते पीड़िता ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। आज इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत हो गई है। और ये तस्वीर देखिए, नोएडा की तस्वीर है, रेमडेसिविर के लिए सीएमओ के पैर छूकर उसके बाद वो विनती करते हुए कि किसी प्रकार से ये इंजेक्शन दिया जाए। ये कल की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं कराया गया, और आखिरकार आज इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई है। ये है असंवेदनशीलता की हदें पार हो गई है। और निशांत शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। निशांत, तस्वीरों में हम देख रहे हैं एक मां किस तरीके से मिन्नत कर रही है, किस तरीके से हाथ जोड़ रही है, लेकिन उनकी बातें कौन सुनता है, क्योंकि ये आम लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिले का एक स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अधिकारी सीएमओ, जिसको गिड़गिड़ाते हुए महिला लगातार उससे एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रही है। लगातार जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इंजेक्शन के पर्चा लिख रहे हैं, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं मिल नहीं पा रहा, जिसको लेकर कालाबाजारी भी चल रही है। वहीं स्टॉक होने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग के पास इंजेक्शन होने के बाद वो पर्चा लेकर डॉक्टर का लेकर जाती हैं, वहां पर गुहार लगाती है, लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया जाता। तो पैर पकड़कर भी गुहार लगाई जाती है, हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन किसी प्रकार की सीएमओ उनकी मदद नहीं कर पाते। वहीं एक महिला जो है उसका आज बेटा ने दम तोड़ दिया है, कोविड से मरीज था और जी। लगातार पीड़ित चल रहा था, अस्पताल में उसकी आज मौत हो गई। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि इंजेक्शन हम लगातार दे रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। हम तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाले हैं। एक मां जो बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या बेतहाशा रूप से बढ़ रही है और इलाज के लिए मारामारी का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ लोग एक दूसरे की सहायता मांगते फिर रहे हैं। वहीं हरदोई जिले में कोरोना के खिलाफ तमाम सुविधाएं पर्याप्त संख्या में मौजूद है। हरदोई की ये तस्वीर है जहां स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी हुई है और जो भी मरीज यहां पर आ रहे हैं उसे समुचित इलाज मिल रहा है। जो ओपीडी में और जो कोविड के मरीजों के जो अधिकारी बनाए गए हैं, जिनके हाथ में चार्ज दिया गया है, मैं उनसे ही बात करता हूं पूरी तरीके से। हमारे साथ में डॉक्टर स्वामी दयाल साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात करता हूं पूरी तरीके से कि हरदोई के अंदर क्या हालात हैं, हरदोई में कितने मरीज हैं और कितने तादाद में जो वो बेड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, इसमें कितने अवेलेबल हैं हरदोई के अंदर, और जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन को लेकर बात की जाए तो पूरी तरीके से मैं ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि हरदोई के अंदर क्या क्या मौजूद है अभी और कितने बेड खाली हैं और कितने अभी भर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी ये चाहिए थी कि हरदोई में जिस तरह से देखा जाए कि जो मरीज आ रहे हैं, कोविड के मरीज आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, और देखा जाए कि जो इंजेक्शन है तो इंजेक्शन और क्या नाम कोविड के मरीजों के लिए बेड और कितने मरीज अभी तक हो चुके हैं पूरे टोटल? जी, अभी तक हमारे चिकित्सालय में कल शाम तक 106 मरीज भर्ती थे। 100 बेड की कैपेसिटी है। हमारे सभी मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी है, किसी तरह की कमी नहीं है। इंजेक्शन रेमडेसिविर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है। हमारे सभी कर्मचारी चिकित्सक अपनी पूरी निष्ठा के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि उसका जो है अच्छा जो है परिणाम मिलेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है अभी अपने हॉस्पिटल में कितने अवेलेबल हैं और पूरी तरीके से बेड कितने खाली हैं? अभी बेड खाली नहीं है हमारे पास। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। गणित जो संख्या है वो फार्मेसी से मिल जाएगी जिनके पास चार्ज में है। इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। तो डॉक्टर साहब का कहना था कि जो हमारे पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में है और बेड इस समय नहीं खाली हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कि एक और भी सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एम्बुलेंस में जो मरीज़ बाहर पड़ा हुआ है जिसका अभी उपचार भी के लिए जो अंदर नहीं लाया गया है, डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे कि नहीं। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर की टीम अभी तक नहीं आई, जबकि वो सीएमओ साहब के आदेश पे ही वो वहाँ से मरीज़ यहाँ पे लाया गया। फिलहाल मैं जानने की कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि क्यों उस मरीज़ को अभी तक नहीं देखा गया और मरीज़ को हालत कैसी है, क्या आपने अभी तक जानकारी ली? डॉक्टर साहब, अभी अभी मेरी जानकारी में आग के माध्यम से आया है कि यहाँ कोई मरीज़ आया है। मैं उसको दिखवा रहा हूँ, उसकी जाँच करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब का आप देख रहे थे पूरी तरीके से कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो हमें आपके माध्यम से न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें एक मरीज़, महिला मरीज़ है, वो कोविड पेशेंट है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आई हुई है और अभी मुझे जानकारी नहीं थी कि उसका इलाज नहीं हो रहा है या फिर उसको भर्ती किस बात पे नहीं लिया गया। लेकिन वो उनके मामले न्यूज़ इंडिया ने उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाए। उस मरीज़ की हालत देखने के लिए डॉक्टर की टीम निकल चुकी है और एम्बुलेंस में जो महिला कोविड पेशेंट है वो उसको अंदर भर्ती करने के लिए लाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शमशाद खान के साथ मैं नसीम खान, न्यूज़ इंडिया। जो संभल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। जिले के L2 कोविड हॉस्पिटल में सुविधाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर क्या स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सभी जगह उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है कि हर अस्पताल की स्थिति को ठीक किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।